हेलो एवरीवन, आप सभी का इंडियन मेडिकल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में देखेंगे क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कौन कौन से इनके कॉजेज़ होते हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जाती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या क्या इनका ट्रीटमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें, आपको मेडिकल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे मेडिकल से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स बेबी बिटवीन अ बर्थ एंड 6 मंथ ऑफ एज। ठीक, कह रहा है कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन जो होती है ये ज़्यादातर आपको जो है बच्चों में देखने को मिलती है और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेके 6 मंथ है। ठीक, यानी कि जो 0 से लेके 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनमें जो है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है। अगला हमारा पॉइंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन विच मीन्स अ ब्लॉकेज फ्रॉम द स्टोमक टू द इंटेस्टाइन। कह रहा है कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का एक टाइप होता है। ठीक है, उसका एक प्रकार है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट का मतलब क्या होता है? देखिए, आउटलेट का मतलब होता है जब चीज़ कोई एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही हो, ठीक है, यानी कि बाहर निकल रही हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आउटलेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, तो जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? आपके स्टोमक से कहाँ की ओर जा रहा है? इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटलेट कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, कोई एक अवरोध पैदा हो गया जिसके कारण जो स्टोमक का कंटेंट था, जो डाइजेस्टिव फूड था, वो क्या हो रहा है? स्टोमक से इंटेस्टाइन की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्लियर है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा? पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड कैन लीड टू डिहाइड्रेशन इन बेबीज। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस से ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं हिंदी में। ठीक, यानी कि यहाँ फोर्सफुली जो है, ताकत से जो है वो वॉमिटिंग करता है। क्लियर है। और जब वॉमिटिंग होती है तो स्वाभाविक बात है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ठीक, डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टोमक दैट कनेक्ट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज पाइलोरस। ठीक, कह रहा है कि जो आप फिगर में देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट होता है कार्डियक। ठीक, कौन सा पार्ट होता है हमारा? एक होता है आपका कार्डिक पार्ट होता है, ठीक, जो कि आपके हार्ट की ओर होगा। दूसरा हमारा फंडस पार्ट होता है। ठीक, तीसरा क्या होता है? बॉडी पार्ट। यहाँ से आप तो देख रहे हैं ये इतना जो पार्ट है वो आपका बॉडी पार्ट होगा। क्लियर। और यहाँ से लेके ये जो पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पाइलोरस कहलाएगा। ठीक, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड अ पाइलोरस। ठीक, ये जो पाइलोरस पार्ट होता है स्टोमक को ड्योडेनम, हमारे जो इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक, वो क्या होता है? यानी कि ड्योडेनम होता है। ड्योडेनम से हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। क्लियर है। तो ये जो पाइलोरस होता है, ठीक, ये स्टोमक से इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। तो वो जो पार्ट होगा वो आपका पाइलोरस होगा। ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरस मसल, यानी कि जो पाइलोरस की जो मसल्स होती हैं उनमें क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाए वो। ठीक, यानी कि हाइपरट्रोफिक कंडीशन हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? जो हमारे पाइलोरस की जो ल्यूमेन होती है वो कैसे हो जाएगी? वहाँ पे जो इंस्फिंक्टर होता है, इंस्फिंक्टर क्या होता है? एक तरह का गेट होता है जो भोजन को आपके स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाने देता है, उसको वापस नहीं जाने देगा। जिस तरह हमारे हार्ट के वॉल्व काम करता है कि वो केवल यूनि डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में काम करते हैं, ब्लड को बाहर से अंदर की ओर जाने देगा। ठीक है, यानी कि एट्रियम टू वेंट्रिकल जाने देता है, वापस उसको नहीं जाने देता है। तो उसी प्रकार से जो है ये पाइलोरिस में, ठीक है, आपका पाइलोसिस इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं, जिनका काम ही होता है भोजन को एक डायरेक्शन में उसको आगे की ओर धकेलना, मूवमेंट करना, वापस उसको नहीं जाने देना। क्लियर है।
तो जो हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है वो कैसे हो जाती है, यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी। नैरोइंग का मतलब बिल्कुल, क्योंकि जो मसल्स थी आपके पाइलोरिक की, जो मसल्स थी वो कैसी हो गई हैं, इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, इनलार्ज हो गए। जैसे कि आप ये फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए हमारे जो मसल्स है पाइलोरिक की वो कैसी हो गई हैं, इनलार्ज हो गई हैं। जो ल्यूमेन है वो कैसी हो गई, एकदम नैरो हो गई है। अब जब नैरो हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। जो भी स्टोमक के अंदर आपका कंटेंट है वो ड्यूोडेनम में नहीं जा पाता है, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरिस मसल्स पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, ओपनिंग फ्रॉम स्टोमक टू ड्यूोडेनम, ठीक है, ये एक ओपनिंग होती है, ठीक, जो आपको स्टोमक से ड्यूोडेनम में खोलता है। क्लियर है। बिकम नैरोइंग, कैसे हो जाती है, एकदम नैरोइंग हो जाती है। याद रखिएगा नैरोइंग हमेशा, इसको हम मेडिकल टर्म में स्टेनोसिस कहते हैं। कहीं भी अगर स्टेनोसिस वर्ड लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, नैरोइंग होना। विद द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द स्टोमक टू द इंटेस्टाइन, ठीक। जब हमारी ल्यूमेन जो है, पाइलोरिक जो ल्यूमेन होती है वो कैसी हो गई, नैरोइंग हो गई। नैरोइंग होने से क्या होता है, जो भी मूवमेंट होता है भोजन का वो आगे की ओर नहीं जा पाएगा, यानी कि स्टोमक से ड्यूोडेनम में नहीं जाता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस इज आल्सो कॉल्ड है हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या कहते हैं इसको, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। हाइपरट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरिक मसल, ठीक। स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया, नैरोइंग। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इनके एटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर के क्या क्या इनके कारण हो सकता है। तो मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ये इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, अननोन रीज़न, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्यों होता है उसका कोई सटीक कॉजेज़ नहीं है, फिर भी कुछ एक आध ऐसे पॉइंट्स या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण जो है आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक। तो सबसे पहला क्या हमारा सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो डिजीज़ होती है जनरली बॉयज़ में जो है ज़्यादा देखने को मिलती है अपेक्षाकृत गर्ल्स की तुलना में। क्लियर है। चलिए अगला क्या है हमारा, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक। फैमिली हिस्ट्री से मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपके किसी फैमिली को, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ हो कभी, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, ट्राइसोमी 18, ठीक। ट्राइसोमी 18 से मतलब क्या है, जब क्रोमोसोम का 18वां जोड़ा जो होता है, ठीक, वो कैसा हो जाए, वहाँ पे ट्राई हो जाए, ठीक। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 18 कहते हैं, या इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है। एडवर्ड सिंड्रोम में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, तो जो हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक, वो कैसा होगा आपका, एकदम प्रोमिनेंट होगा, ठीक, उभरा हुआ होगा। कान कैसे होंगे आपके, ईयर एकदम डिफॉर्म होंगे। जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो कैसी होंगी, एकदम एकदम बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप किए हुए होती हैं, ठीक। जो आपके जो चेस्ट होता है वो कैसा होगा, एकदम शील्ड होगा, बिल्कुल एकदम छोटा सा होगा, स्मॉल साइज में होगा, ठीक है, उभरा हुआ होता है। स्टर्नम जो है आपका उभरा हुआ होगा। क्लियर है। और जो आपके निपल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम वाइड, बिल्कुल चौड़े नज़र आते हैं। क्लियर है। माउथ आपका कैसा होगा, एकदम स्मॉल होगा। जो आपकी नेक होगी, गर्दन होगी, छोटी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कॉजेज है, बॉटल फीडिंग, ठीक। ऐसे बच्चे जो मिल्क बोतल से पीते हैं, बोतल से फीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्लियर है। अगला क्या हमारा, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होने के दौरान स्मोकिंग का सेवन करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, पैप्टिक अल्सर, ठीक है। पैप्टिक अल्सर क्या, जो आपका गैस्ट्रिक ट्रैक्ट होता है उनमें क्या होता है, अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैप्टिक अल्सर कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा कॉजेज हो सकता है, मैटरनल मैक्रोलॉइड, ठीक। मैक्रोलॉइड क्या होता है, ये प्रकार के एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में। क्लियर है। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एजिथ्रोमाइसिन हो गया आपका, ठीक है, क्लेरिथोमाइसिन है, ठीक, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये कुछ जो है हमारे
बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, ठीक, जो कि आपके मैक्रोलाइड क्लास के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो इनका सेवन अगर जो है प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कर रही हैं तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें आपको पाइलोरिक स्टोनोसिस देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अगला क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस डिफिशियंसी, ठीक है। हमारे शरीर में बनने वाले जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है, जो सिंथेसिस जो बन रहा है, अगर वो कम मात्रा में बन रहा है, ठीक है, डिफिशियंसी उसकी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको पाइलोरिक स्टोनोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला क्या हमारा रेस का मतलब क्या है, प्रजाति, ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है पाइलोरिक स्टोनोसिस खास तौर से आपके कॉकेशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन एंसेस्ट्री, ठीक है, जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो कॉकेशियंस प्रजाति आती है उनमें सबसे ज़्यादा जो है पाइलोरिक स्टोनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। लेस किस में आपको देखने को मिलेगा, कम किस में देखने को मिलता है, जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो प्रजाति के लोग होते हैं उनमें पाइलोरिक स्टोनोसिस की कंडीशन जो है, जो बीमारी है, वो कम देखने को मिलती है। और रेयर केस में होता है इन एशियंस, ठीक है, जिसमें हम लोग इंडिया भी आ जाता है। तो एशियन जो कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनमें पाइलोरिक स्टोनोसिस होने की जो संभावना है बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्लियर है। अगला क्या हमारा कॉज, प्री मैच्योर बर्थ, ऐसे बेबी जो टाइम से पहले पैदा होते हैं उनमें जो है पाइलोरिक स्टोनोसिस आम बात होती है। अगला है हमारा गैस्ट्रोएंटाइटिस, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आइटिस वर्ड लगा हुआ है और आइटिस किसको इंडिकेट करता है, इन्फ्लामेशन को, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। और ये जो इन्फ्लामेशन होता है याद रखिएगा वायरल हो सकता है या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं हम लोग, कोई भी बीमारी जो होती है उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको फैक्टर्स बताए। तो उस फैक्टर्स के कारण क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, हाइपोट्रोपी एंड हाइपरप्लासिया ऑफ स्टोमक मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा पाइलोरस पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि आपके एब्डोमेन स्टोमक का सबसे निचला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पाइलोरस होता है, ठीक। उस पाइलोरस में जो मसल्स होती हैं, पाइलोरिक जो मसल्स होती है उनमें क्या हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, हाइपरट्रोफी कंडीशन क्रिएट हो गई है, ठीक। तो उससे क्या होगा, हमारा नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल, ठीक, यानी कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था, जो कैनाल थी, ठीक है, जो ल्यूमेन थी, वो कैसे हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। क्लियर। जब नैरोइंग हो जाएगी तो क्या होगा, पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नैरोइंग हो गई है वो नैरोइंग के डायामीटर के आधार पर या तो वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी भोजन जो है वो आपके स्टोमक से ड्यूडेनम में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो नैरोइंग जो ल्यूमेन है आपकी जो कैनाल है उसके डायामीटर पे। क्लियर है, ठीक। तो यही ऑब्स्ट्रक्शन किसको लीड करेगा, आगे चलकर पाइलोरिक स्टेनोसिस को लीड करेगा। क्लियर है। आशा करता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला है आपका प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो कि आपका मेन साइन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होता है, फोर्सफुली वॉमिटिंग करना, ठीक है, बलपूर्वक उल्टी होना, ठीक। अगला क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होगी शरीर में। जॉन्डिस, पीलिया आपको देखने को मिलेगा। द इन्फेंट इज हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग एंड वांट्स टू फीड अगेन, ऐसे बच्चे क्या होता है कि बच्चे वॉमिटिंग करने के बाद में, उल्टी करने के बाद में उनको तुरंत जो है भूख लगने लगती है। क्लियर है। वेट लॉस, बच्चे का जो है वजन कम होगा इसमें, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, आपके जो पेट में दर्द भी हो सकता है, ठीक। बेल्चिंग का मतलब क्या होता है, डकार लेना या उगलना, ठीक। बच्चा भोजन खा लेगा और तुरंत उगल देगा, ठीक। अगला क्या हमारा पॉइंट है, बेब लाइक मोशन ऑफ द एब्डोमेन शॉर्टली आफ्टर फीडिंग, ठीक, एंड जस्ट बिफोर वॉमिटिंग अगर, कह रहा है कि भोजन करने के तुरंत बाद और वॉमिटिंग करने से पहले बेब लाइक मोशंस क्रिएट होते हैं हमारे एब्डोमेन पार्ट में, ठीक। तो ये आपके जो है लक्षण हैं।
अगली बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस के, कैसे जो है हम लोग कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ व्यक्ति को जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस बीमारी है। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ों को मूल्यांकन करते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा जो हमें डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन का पता चलता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो पता चलते हैं कि वो बैलेंस हैं कि इम्बैलेंस हो गए हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, ठीक, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो गया। अगला क्या हमारा अपर जीआई सीरीज। तो इसमें क्या होता है, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट एग्जामिन द ऑर्गन्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अपर पार्ट होते हैं उनके एग्जामिन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा डायग्नोसिस यूज़ करते हैं, अपर जीआई सीरीज, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। ठीक, तो अपर पार्ट में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हो जाएंगे आपके, ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, डियोडनम हो गया। ठीक, द फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। ए फ्लूइड कॉल्ड वेरियम इज सॉल्यूड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम अपर जीआई सीरीज डायग्नोसिस करते हैं तो बेबी को जो है या बच्चे को जो है हम लोग बेरियम का घोल जो है उसको पिला देते हैं। ठीक, तो क्यों पिला देते हैं, जिससे कि जो भी ऑर्गन्स के जो इमेज हैं वो एकदम क्लियर आ सकें। ठीक है, उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाइड किया जा सके। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के कि कैसे जो है हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस का उपचार करेंगे। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को आईवी फ्लूइड्स देंगे। ठीक, तो आईवी फ्लूइड देने से आपको क्या क्या जो है बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बेनिफिट यही है कि जो हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल जो इम्बैलेंस हो गया था वो आपका बैलेंस होने लगेगा। ठीक, एसिड बेस जो है वो बैलेंस होने लगेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा पाइलोरोमायोटॉमी है। ठीक, इसको याद रखिएगा, रैमस्टेड पाइलोरोमायोटॉमी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में देखिए ध्यान से, द सर्जन देन केयरफुली कट्स द थिकन मसल फाइबर्स ऑफ द पाइलोरस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पाइलोरोसिस की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, एकदम इनलार्जमेंट आ जाती है, थिक हो जाती हैं। ठीक, तो उसमें क्या करता है, जो हमारे सर्जन्स होते हैं कट कर देता है। ठीक, दिस क्रिएट अ वाइडर ओपनिंग। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके जो मसल जो काटे हैं उसको वाइड कर देते हैं। ठीक, वाइडनिंग कर देते हैं। वाइड करने से क्या होता है, दिस क्रिएट अ वाइडर ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जब वो वाइड हो जाता है तो जो ल्यूमेन होगी आपकी वो कैसे हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो भी वाइड हो जाएगी। तो जो भी आपका स्टोमक में जो कंटेंट है, डाइजेस्टिव फूड जो है वो ड्यूडेनम में आने लगेगा। क्लियर है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है पाइलोरोमायोटॉमी है, ये किसकी सहायता से किया जाता है, याद रखिएगा लैप्रोस्कोपी की मदद से किया जाता है। लैप्रोस्कोपी क्या होता है, एक ये थिन, ठीक है, पतली सी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके सिरे पर एक कैमरा और लाइट लगा रहता है। ठीक, ये हम लोग जो है इंसर्ट कराते हैं सबसे पहले। ठीक, इसके बाद जो हम लोग पाइलोरोमायोटॉमी की जो प्रोसीजर होती है तब इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से आपको लैप्रोस्कोपी की सहायता से हमें पता चल जाता है कंडीशन। ठीक है, कहाँ पे कैसे कट लगाना है, कहाँ पे कितना कट लगाना है, कितना वाइडनिंग को एरिया करना है। ठीक है, तो वो सब किसकी सहायता से किया जाता है, लैप्रोस्कोपी की सहायता से किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट के कि किस प्रकार एक नर्स जो है इस बीमारी में प्रबंध कर सकती है, प्रबंधन कैसे करेगी। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे एक नर्स जो है क्या क्या चीज़ मूल्यांकन कर सकती है। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट लिखा है एसेस द चाइल्ड्स फ्रिक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग एंड बॉबल मूवमेंट। ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहला हमारा जो नर्स है वो क्या कर सकती है, वॉमिटिंग यानी कि कितनी बार जो है उल्टी आई है और कितनी मात्रा में आई है। सबसे पहले जो है नर्स यही जो है मेजर एनालिसिस करती है। ठीक है, उसको एसेस करेगी। बॉबल मूवमेंट कितनी बार हुआ है। ठीक है, अगला क्या हमारा मॉनिटर वाइटल साइन, जो भी वाइटल साइंस है उसकी प्रॉपर तरीके से निगरानी करे वो। ठीक, ऑब्जर्व द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, जो भी डिहाइड्रेशन के साइन है। ठीक, क्योंकि कोई भी बीमारी एकदम नहीं होते हैं, सबसे पहले उसके साइंस क्रिएट होते हैं तब लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले जो भी डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, जैसे ड्राई स्किन हो रही है अगर आपके, ठीक है, सनकन फॉन्टानेल। फॉन्टानेल क्या होता है, आपके हेड का जो बेबी का हेड होता है आपने देखा होगा उसके एंटीरियर पार्ट पे कुछ गड्ढे जैसे होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है उनमें
पल्पेट करते रहते हैं वो, ठीक। तो जो ये फॉन्टेनेल होते हैं अगर वो धंस जाते हैं, संकन हो जाते हैं, ठीक है, एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन को बाहर निकालने की जो क्वांटिटी है अगर वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, ठीक है। तो ये जो भी साइंस हैं आपको, जैसा अभी मैंने बताया, ड्राई स्किन है, सनकन फॉन्टेनेल है और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ठीक। अगर ये साइन है तो व्यक्ति को जो है डिहाइड्रेशन पक्का होना है। क्लियर है। अगला क्या हमारा, एसेस द इंसिजन साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे सर्जन ने हमारा जो है कट किया था, ठीक है, पाइलोरिक मसल्स को जो कट किया था, वहाँ पे जो है उसकी निगरानी करे कि किसी प्रकार की कहाँ वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, ठीक है, कोई ड्रेनेज तो नहीं निकल रहा है, कोई बाहर सिक्रेशन तो नहीं निकल रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करे, उसका एनालिसिस करे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस के। तो कौन कौन से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम था वो कैसा हो गया, डेफिसिट हो गया, यानी कि कम हो गया। और वो किस चीज़ से रिलेटेड था, वॉमिटिंग से, ठीक है, किससे संबंधित हमारा, वॉमिटिंग से संबंधित था, ठीक है, एंड डिक्रीज ओरल इंटेक। भाई स्वाभाविक बात है, अगर आपके शरीर के अंदर फ्लूइड का मात्रा जो है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो आपका जैसे वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, ये आप जो है कम मात्रा में और पानी ले रहे हैं, ठीक है, पानी का सेवन कर रहे हैं या फ्लूइड का कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। जितनी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पा रही है, उतने से कम मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड डिक्रीज ओरल इंटेक, ठीक। वॉमिटिंग है, स्वाभाविक बात है कि जब हम वॉमिटिंग करते हैं या तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, या आप डिक्रीज ओरल इंटेक, या तो आप जो है कम मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हो, ठीक है। अगला क्या हमारा, एक्यूट पेन। तो ये एक्यूट पेन है वो किससे संबंधित होगा, स्वाभाविक बात है सर्जिकल इंसिजन से, जहाँ पर आपका कट लगाया गया था, ठीक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ पर पेन क्रिएट होगा। क्लियर है। अगला क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन अगर संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो जो संक्रमण का खतरा है वो ज़्यादातर किससे संबंधित होगा, जहाँ पे आपका सर्जिकल प्रोसेस हुई थी, ठीक है, जहाँ पे सर्जिकल इंसिजन हमने कट किया था वहाँ पे जो है इन्फेक्शन देखने को आपको मिलेगा। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी अगर बॉडी की इम्यूनिटी जो है पावर कम हो, ठीक, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, ठीक है, जहाँ पे सर्जिकल को हमने मतलब कट किया था पाइलोरिक मसल को, ठीक, या इमैच्योरिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपकी अगर इम्यून सिस्टम जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। क्लियर है। अगला क्या हमारा, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी से मतलब क्या है, स्किन अगर है चमकती दमकती स्किन जो है वो स्किन इंटीग्रिटी कहलाती है, ठीक। उसमें रिस्क, उसमें कोई कमी आना, इम्पेयर्ड आना, गड़बड़ा जाना, ठीक है, जैसे ड्राई स्किन हो जाना, ठीक है, या इसके क्या नाम, स्किन में जो है किसी प्रकार के रैसेस होना, रेडनेस होना, तो वो स्किन इंटीग्रिटी के कमी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, फ्लूइड और न्यूट्रिशन डिफिसिट। स्वाभाविक बात है कि अगर आपकी स्किन चमकती दमकती नहीं है, ठीक है, स्किन आपकी एकदम बढ़िया से नहीं है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो, ठीक, आप जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, एकदम सूखी सी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, त्वचा एकदम ड्राई हो जाएगी। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन के कि क्या एक नर्स जो है क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने पेशेंट के साथ में। तो सबसे पहले क्या, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज ऑर्डर्ड एंड मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। जो भी हमारे डॉक्टर ने आईवी फ्लूइड प्रिस्क्राइब किए हैं उनको जो है एडमिनिस्टर करना, देना, ठीक, और हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है ड्यूरिंग आईवी फ्लूइड जब आप दे रहे हैं तो उसकी निगरानी करना, ठीक है। अगला क्या हमारा, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट क्लोजली। आपने कितना जो है फ्लूइड इनटेक किया है और आप कितना जो है यूरिन के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका मॉनिटर करेगी एक नर्स, ठीक है। अगला क्या हमारा, एडमिनिस्टर पेन
medication as ordered and use non-pharmacological pain management techniques such as swaddling and rocking। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर व्यक्ति को हमारे जो पेशेंट है उसको पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, या फिर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, ऐसे टेक्निक जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उनको उसके द्वारा भी हम पेन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा सैडलिंग है और रॉकिंग है। ठीक, अगला क्या हमारा मॉनिटर द इंसिजन साइट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जहाँ पर सर्जन ने हमारे कट लगाया था तो उस कट वाले एरिया को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। मॉनिटर हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि किसी प्रकार के वहाँ कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्लियर है। अगला क्या हमारा मेजर वाइटल साइंस वेट डेली। ठीक है, प्रतिदिन जो है हमें पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है, उसका वेट रेगुलर जो है उसको रिकॉर्ड करते रहना है। क्लियर है। अगला क्या हमारा ऑफर स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स ऑफ क्लियर लिक्विड्स। क्लियर लिक्विड्स से मतलब क्या है, जैसे आपका मिल्क हो गया। ठीक, तो बच्चे को जो है हमें फीडिंग करवाते रहना है। ठीक है, बार बार करवाते रहना है, कम कम मात्रा में, यानी कि एक ही बार में जो है उसको खिला दिया नहीं, कम कम मात्रा में जो है धीरे धीरे उसको फ्रीक्वेंट बार बार, ठीक है, बार बार जो है इसको हमें फीडिंग कराते रहना है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी मात्रा में करवाते रहना है। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क एज टॉलरेटेड। ठीक है, और जब बच्चा आदी हो जाता है तो धीरे धीरे जो है क्वांटिटी हमें बढ़ाती रहनी है। अभी हम क्या कर रहे थे शुरू में कि स्मॉल क्वांटिटी में जो है बार बार दे रहे थे। ठीक है, जब बच्चा की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होने लगती है तो यही क्वांटिटी को हम ब्रेस्ट फीडिंग की जो क्वांटिटी होती है उसको हम बढ़ा देते हैं। क्लियर है। चलिए, इफ कंडीशन इज सीवियर देन फूड इज ट्रांसफर थ्रू द एनजी ट्यूब। यदि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर मात्रा में है, ठीक है, पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है कैसे इसको फीड करवाएंगे, तो याद रखिएगा नासोगैस्ट्रिक ट्यूब की सहायता से जो है हम लोग एनजी ट्यूब की मदद से उसको फीड करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला क्या है, चेंज द डायपर लेनिन। ठीक है, एंड अप्लाई विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट टू प्रोमोट स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी को मतलब जो है प्रमोट करने के लिए, यानी कि स्किन को ड्राई से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जो पेशेंट है हमारा, जो बच्चा है, उसके डायपर को चेंज करते रहना है। ठीक, बच्चे के नीचे जो लेलिन बिछी हुई है उसको चेंज करते रहना है। विटामिन ए और डी जो ऑइंटमेंट होते हैं, मलहम होते हैं, उसको हमें स्किन पर अप्लाई करते रहना है, जिससे हमारी स्किन इंटीग्रिटी जो है प्रमोट हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार की स्किन में ड्राइनेस ना देखने को मिले। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नर्सिंग एवोल्यूशन की। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया तो हम अब मूल्यांकन भी करेंगे कि पेशेंट को कितना फ़ायदा मिला है, कितना उसको आराम मिला है। ठीक है, द बेबीज फ्लूइड वॉल्यूम इज़ मेंटेन्ड विद नॉर्मल लिमिट। अब क्या हो गया, जब हमने आईवी फ्लूइड दिया था तो अब हमारे जो बेबी का फ्लूइड वॉल्यूम था वो कैसा हो गया, अब नॉर्मल हो गया। ठीक, द बेबीज पेन इज़ इफेक्टिवली मैनेज। अब जो पेन है वो भी एकदम मैनेज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। द इंसिजन साइट इज़ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जहाँ कट लगाया था वहाँ आप किसी प्रकार का जो है संक्रमण देखने को नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, द बेबी इज़ गेनिंग वेट। अब बच्चा जो है धीरे धीरे अपना वजन जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, उसका वेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड टॉलरेटिंग फीडिंग वेल, और बच्चा जो है अब अच्छी तरह से फीड भी कर रहा है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जितना आप लाइक करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, और वीडियो को जो भी टॉपिक मैं बनाता हूँ उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।